नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम दोस्तों। मैं रोहित गुप्ता, मेरे यूट्यूब चैनल रोहित क्लासेस में आपका तहे दिल से स्वागत है। दोस्तों, हम यहाँ प्राचीन भारत का इतिहास एवं संस्कृति केसी श्रीवास्तव के बुक को पढ़ रहे थे, जिसमें हमारा दोस्तों अध्याय नंबर 2, जिसका टॉपिक नंबर 1 मैंने कंप्लीट कर दिया है। और प्रागैतिहासिक संस्कृतियाँ पाषाण काल को हम लोग पढ़ रहे थे, जिसमें दोस्तों हम लोग आज टॉपिक नंबर 2 पढ़ेंगे। ठीक है, और आज कोशिश करेंगे कि ये अध्याय जो है समाप्त हो जाए। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोगों से दिल से अनुरोध है कि जो लोग भी इस वीडियो को देख रहे हैं वो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल को अब तक जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए दोस्तों, ताकि आने वाले और भी बुक्स आप लोगों को प्रोवाइड हो सके और भी वीडियोस आप लोगों को मिल सके। ओके दोस्तों, और जिन लोगों को लगता है कि मैं बहुत स्लो बोल रहा हूँ तो अपने यूट्यूब के सेटिंग में जाके प्लेबैक स्पीड बटन को 1.25x या तो 1.5x कर लीजिएगा दोस्तों। ओके, और दोस्तों जैसे कि आप लोगों को पता है कि यूजीसी नेट पेपर सेकंड हिस्ट्री के लिए एक अति महत्वपूर्ण बुक है केसी श्रीवास्तव का, जिसका ऑडियो बुक आज प्रस्तुत मैं कर रहा हूँ। ठीक है, इससे पहले जो है अध्याय 1 को भी मैंने कंप्लीट कर दिया है और उसका वीडियो मैंने अपने प्लेलिस्ट में डाल दिया है। तो जल्दी से मेरे चैनल में जाइए, आप लोग तुरंत उस वीडियोस को देख लीजिए जो अब तक इस वीडियोस को नहीं देखे हैं। ठीक है, तो आज का टॉपिक है दोस्तों हम लोगों का, आइए अपने टॉपिक पे आते हैं। आज का टॉपिक है दोस्तों मध्य पूर्व पाषाण काल, इसको पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, तो चलिए आप लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। भारत के विभिन्न भागों से जो फलक प्रधान पूर्व पाषाण काल के उपकरण मिलते हैं उन्हें इस काल के मध्य में रखा जाता है। इनका निर्माण फलक या फलक तथा ब्लेड पर किया गया है। इनमें विभिन्न आकार प्रकार के स्क्रैपर, ब्यूरिन, बेधक आदि हैं। किसी किसी स्थान से लघुकाय सुंदर हैंड एक्स तथा क्लीवर उपकरण भी मिलते हैं। बहुसंख्यक कोर, फ्लेक तथा ब्लेड भी प्राप्त हुए हैं। फलकों की अधिकता के कारण मध्य पूर्व पाषाण काल को फलक संस्कृति की संज्ञा दी जाती है। ये इंपॉर्टेंट लाइन है दोस्तों, ठीक है, इसको अंडरलाइन कर देते हैं। फलकों की अधिकता के कारण मध्य पूर्व पाषाण काल को फलक संस्कृति की संज्ञा प्रदान की जाती है, दी जाती है। इन उपकरणों का निर्माण अच्छे प्रकार के क्वार्टजाइट पत्थर से किया गया है। इसमें चर्ट, जैस्पर, फ्लिंट जैसे मूल्यवान पत्थरों को लगाया गया है। मध्य पूर्व पाषाण काल के उपकरण महाराष्ट्र, गुजरात, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर आदि सभी प्रांतों के विभिन्न पुरास्थलों से खोज निकाले गए हैं। ठीक है, आगे देख लेते हैं। खोज निकाले गए हैं। आगे दोस्तों, महाराष्ट्र में नेवासा, बिहार में सिंह भूमि, इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। महाराष्ट्र में नेवासा, बिहार में सिंह भूमि तथा पलामू जिले, उत्तर प्रदेश में चकिया, वाराणसी, सिंगरौली बेसिन मिर्ज़ापुर में, बेलन घाटी इलाहाबाद में, मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित भीमबेटका गुफाओं तथा सोन घाटी, राजस्थान में बागन बेराज, कादमली घाटियों, गुजरात में सौराष्ट्र क्षेत्र, हिमाचल में व्यास, बाग गंगा तथा सिरसा घाटियों आदि विविध पुरास्थलों से ये उपकरण उपलब्ध होते हैं। इस प्रकार मध्य पूर्व पाषाणिक संस्कृति का क्षेत्र अत्यंत विस्तृत है। ठीक है, विस्तृत है। आगे हम लोग देखेंगे उच्च पूर्व पाषाण काल, आइए इसे देख लेते हैं। यूरोप तथा पश्चिमी एशिया के भागों में मध्य पूर्व पाषाण काल के पश्चात उच्च पूर्व पाषाणकालीन संस्कृति का समय आया। इसका प्रधान पाषाणोपकरण ब्लेड है। ब्लेड पतले तथा संकरे आकार वाला वह पाषाण फलक है जिसके दोनों किनारे समानांतर होते हैं तथा जो लंबाई में अपनी चौड़ाई से दूना होता है। प्रारंभ में पुराविद भारतीय प्रागैतिहास में ब्लेड प्रधान काल मानने को तैयार नहीं थे, किंतु बाद में विभिन्न स्थानों से ब्लेड उपकरणों के प्रकाश में आने के परिणाम स्वरूप यह स्वीकार किया गया कि यूरोप तथा पश्चिमी एशिया की भांति भारत में भी ब्लेड प्रधान उच्च पूर्व पाषाण काल का अस्तित्व था। आगे है, भारत के जिन स्थानों से उच्च पूर्व पाषाण काल का उपकरण मिलता है उनमें बेलन तथा सोन घाटी उत्तर प्रदेश, सिंह भूमि बिहार, जोगदाहा, भीमबेटका, बबुरी, रामपुर, बाघोर मध्य प्रदेश, पटने, भदणे तथा इमामगांव महाराष्ट्र, रेणीगुंता भी बोल सकते हैं या रेणीगुंता, वेमुला, कर्नूल गुफाएं आंध्र प्रदेश, सोरापुर दोआब कर्नाटक में है, सोरापुर दोआब, विसदी गुजरात तथा बूढ़ा पुष्कर राजस्थान का विशेष रूप से उल्लेख किया जा सकता है। ठीक है,
आगे दोस्तों, आगे देखने से पहले पुष्कर शब्द आया। पुष्कर दोस्तों, पुष्कर से याद आया, पुष्कर में दोस्तों एक ब्रह्मा जी का मंदिर है, ठीक है, जो पूरे भारत में एकमात्र वही मंदिर है। अब एक्स्ट्रा है भी कि नहीं, ये आप लोग ज़रा पता करके मेरे को बताइएगा, ठीक है। आगे, इन स्थानों से प्राप्त इस काल के उपकरण मुख्य रूप से ब्लेड पर बने हैं। इसके साथ साथ कुछ स्क्रैपर, बेधक, छिद्रक भी मिले हैं। ब्लेड उपकरण एक विशेष प्रकार के बेलनाकार कोरों से निकाले जाते थे। इनके निर्माण में चर्ट, जेस्पर, फ्लिंट आदि बहुमूल्य पत्थरों का उपयोग किया गया है। पाषाण के अतिरिक्त इस काल में हड्डियों के बने हुए कुछ उपकरण भी मिलते हैं। इनमें स्क्रैपर, छिद्रक, बेधक तथा धारदार उपकरण हैं। जैसा कि पहले बताया जा चुका है, इलाहाबाद के बेलन घाटी में स्थित लोहदा नाले से मिली हुई अस्थि निर्मित मातृ देवी की मूर्ति इसी काल की है। भीमबेटका से नीले रंग के कुछ पाषाण खंड मिलते हैं। आगे देख लेते हैं दोस्तों। वाकणकर महोदय के अनुसार इनके द्वारा चित्रकारी के लिए रंग तैयार किया जाता होगा। संभव है विंध्य क्षेत्र की शिलाश्रयों में बने हुए कुछ गुहा चित्र उच्च पूर्व पाषाण काल के ही हों। इनसे तत्कालीन मनुष्यों की कलात्मक अभिरुचि भी सूचित होती है। इस प्रकार के गुफा चित्र पश्चिमी यूरोप से भी प्राप्त हुई हैं, ठीक है। आगे देख लेते हैं दोस्तों। भारत में उच्च पूर्व पाषाण काल की अवधि ईसा पूर्व 30,000 से 10,000 के मध्य निर्धारित की गई है। पूर्व पाषाण कालीन मनुष्य का जीवन पूर्णतः प्राकृतिक था। वे प्रधानतः आखेट पर निर्भर करते थे। उनका भोजन मांस अथवा कंदमूल हुआ करता था। अग्नि के प्रयोग से अपरिचित रहने के कारण वे मांस कच्चा खाते थे। उनके पास कोई निश्चित निवास स्थान भी नहीं था तथा उनका जीवन खानाबदोश तथा घुमक्कड़ था। सभ्यता के इस आदिम युग में मनुष्य कृषि कर्म अथवा पशुपालन से परिचित नहीं था और न ही वह बर्तनों का निर्माण करना जानता था। इस काल का मानव केवल खाद्य पदार्थों का उपभोक्ता ही था। वह अभी तक उत्पादक नहीं बन सका था। मनुष्य तथा जंगली जीवों के रहन सहन में कोई विशेष अंतर नहीं था। अब हम लोग देखेंगे दोस्तों मध्य पाषाण काल, ठीक है। आइए ध्यानपूर्वक देखिएगा और जो भी वीडियो में थोड़ा बहुत त्रुटि होगा उसके लिए मुझे दिल से माफ़ करिएगा, ठीक है। आगे, भारत में मध्य पाषाण काल के विषय में जानकारी सर्वप्रथम 1867 ईस्वी में हुई, जबकि C.L. कार्लाइल ने विंध्य क्षेत्र से लघु पाषाणोपकरण खोज निकाले। इसके पश्चात देश के विभिन्न भागों से इस प्रकार के पाषाणोपकरण खोज निकाले गए। इन उपकरणों के विस्तार को देखते हुए यह स्पष्ट हो जाता है कि इस काल का मनुष्य अपेक्षाकृत एक बड़े भूभाग में निवास करता था। मध्य पाषाण काल के उपकरण आकार में अत्यंत छोटे हैं। वे लगभग आधे इंच से लेकर पौन इंच के बराबर हैं। इनमें कुंठित तथा टेढ़े ब्लेड, छिद्रक, स्क्रैपर, ब्यूरिन, बेधक, चांद्रिक आदि प्रमुख हैं। कुछ स्थानों से हड्डी तथा सिंग के बने हुए उपकरण भी मिलते हैं। पाषाण उपकरण चर्ट, चालसेडनी, जैस्पर, एगट, क्वार्टजाइट, फ्लिंट जैसे कीमती पत्थरों के हैं। कुछ उपकरण त्रिभुज तथा समलंब चतुर्भुज के आकार के हैं। मध्य पाषाण काल के जिन स्थानों की खुदाई हुई है उनमें कब्रिस्तानों की संख्या ही अधिक है, ठीक है। आगे, यह एक उल्लेखनीय बात है कि भारत में मानव अस्थि पंजर मध्य पाषाण काल से ही सर्वप्रथम प्राप्त होने लगता है। आगे देख लेते हैं। प्राप्त होने लगता है। आगे दोस्तों क्षमा करिएगा, रोटेट हो गया, एकदम दिल से माफ़ करिएगा दोस्तों, एक सेकंड रोटेशन ऑफ कर दें। आगे दोस्तों, प्राप्त होने लगता है। भारत में मध्य पाषाण काल के पूरा स्थल राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, मध्य प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल तथा उत्तर प्रदेश के विभिन्न भागों में स्थित है, जहां से पुरातत्ववेत्ताओं ने उत्खनन के बाद लघु पाषाणोपकरण प्राप्त किए हैं। राजस्थान का सबसे प्रमुख स्थल भीलवाड़ा जिले में स्थित बागोर है। यहाँ 1968 ईस्वी के
1968 ईस्वी के सॉरी के कह रहे हैं, क्षमा करिएगा, 1968 ईस्वी से 1970 ईस्वी तक बी.एन. मिश्र ने उत्खनन कार्य करवाया था। यहाँ से मध्य पाषाणकालीन उपकरणों के अतिरिक्त लौह काल के उपकरण भी प्रकाश में आए। पाषाणोपकरणों के साथ साथ बागोर से मानव कंकाल भी मिला है। आगे दोस्तों, मानव कंकाल भी मिला है। गुजरात प्रांत में स्थित लंघनाज सबसे महत्वपूर्ण पूरा स्थल है, याद रखिएगा दोस्तों, ठीक है। गुजरात प्रांत में स्थित लंघनाज सबसे महत्वपूर्ण पूरा स्थल है, जहां H.D. संकालिया, बी सुब्बाराव, A.R. कनेडी आदि पुराविदों द्वारा व्यापक उत्खनन करवाया गया था। यहाँ से लघु पाषाणोपकरण के अतिरिक्त पशुओं की हड्डियाँ, कब्रिस्तान तथा कुछ मिट्टी के बर्तन भी प्राप्त हुए हैं। आगे देख लेते हैं। पाषाणोपकरणों में फ्लेक ही अधिक है। यहाँ से 14 मानव कंकाल भी मिलते हैं, ठीक है। 14 मानव कंकाल भी मिलते हैं। आंध्र प्रदेश में नागार्जुन कोंड, गिद्धलूर तथा रेनीगुंटा प्रमुख स्थल है, जहाँ से मध्य पाषाणिक उपकरण प्रकाश में लाए गए हैं। आगे कर्नाटक के बेल्लारी जिले में स्थित संगनकल्लू नामक स्थान पर सुब्बाराव तथा संकालिया द्वारा क्रमशः 1946 ईस्वी तथा 1969 ईस्वी में खुदाइयाँ करवाई गई, ठीक है, जिसके फलस्वरूप अनेक उपकरण प्राप्त हुए किंतु कहाँ पढ़ने प्राप्त हुए, क्षमा करिएगा दोस्तों, रात काफ़ी होगी और आँख भी झपक रहा है, इस वजह से त्रुटियाँ हो रही है, माफ़ करिएगा दिल से, ठीक है। अनेक उपकरण प्राप्त हुए। आगे तमिलनाडु के तिरुनेलवेली जिले में स्थित टेरीपुरा स्थलों से भी बहुसंख्यक लघु पाषाणोपकरण मिलते हैं। आगे भारत के मध्य प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल तथा उत्तर प्रदेश के क्षेत्र मध्य पाषाणिक अवशेषों की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है, ठीक है। आगे देख लेते हैं दोस्तों। आगे दोस्तों महत्वपूर्ण है। 1964 ईस्वी में R.V. जोशी ने होशंगाबाद जिले में स्थित आदमगढ़ शिलाश्रय से लगभग 25,000 लघु पाषाणोपकरण प्राप्त किया था। इसी प्रकार रायसेन जिले में स्थित भीमबेटका के शिलाश्रयों तथा गुफाओं से मध्य पाषाण काल के उपकरण प्राप्त होते हैं। यहाँ से मानव अंत्येष्टि के भी प्रमाण मिलते हैं। इस गुफाओं की खोज 1958 ईस्वी में वी.एस. वाकणकर ने की थी। बिहार प्रांत के रांची, पलामू, भागलपुर, राजगीर आदि जिलों से अनेक लघु पाषाणोपकरण मिलते हैं। आगे पश्चिमी बंगाल के बर्धमान जिले में स्थित वीरभानपुर एक महत्वपूर्ण मध्य पाषाणिक पुरा स्थल है, जहां 1954 से 1957 ईस्वी तक भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की ओर से बी लाल ने उत्खनन कार्य करवाया था। यहाँ से लगभग 282 लघु उपकरण मिलते हैं, जिनमें ब्लेड, बेधक, ब्यूरीन, चांद्रिक, स्क्रैपर, छिद्रक आदि हैं। डॉक्टर लाल ने इनका समय ईसा पूर्व 4000 निर्धारित किया है। आगे देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश का विंध्य तथा ऊपरी एवं मध्य गंगा घाटी वाला क्षेत्र मध्य पाषाणकालीन उपकरणों के लिए अत्यंत समृद्ध है। विंध्य क्षेत्र के अंतर्गत वाराणसी जिले की चकियां तहसील, मिर्जापुर जिला, इलाहाबाद की मेजा करछना तथा 12 तहसीलों के साथ साथ बुंदेलखंड क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है। आगे दोस्तों, इलाहाबाद विश्वविद्यालय के प्राचीन इतिहास विभाग की ओर से मिर्ज़ापुर जिले में स्थित मोरहना पहाड़, बकहीखोर, आगे लेहखैया तथा इलाहाबाद जिले के मेजा तहसील में स्थित चोपानी मांडो नामक मध्य पाषाण काल के पुरा स्थलों की खुदाइयाँ 1962 ईस्वी से 1980 ईस्वी के बीच करवाई गई। इन स्थानों से बहुसंख्यक लघु पाषाणोपकरणों के साथ ही साथ नर कंकाल भी मिलते हैं।
लेकहिया से ही 17 नर कंकाल प्राप्त किए गए हैं। अधिकांश के सिर पश्चिम दिशा में हैं। मिर्जापुर जिले से प्राप्त लघु पाषाणोपकरणों में एक विकास क्रम देखने को मिलता है। उपकरण क्रमशः लघुतर होते गए हैं। इलाहाबाद का चौपानी मांडो पूरा स्थल 15,000 वर्ग मीटर क्षेत्र में फैला हुआ एक विस्तृत क्षेत्र है। इस पूरे क्षेत्र से बहुसंख्यक पाषाण उपकरण पेबुल आदि मिलते हैं। उपकरणों का निर्माण चौट, चालसीडनी आदि पत्थरों से किया गया है। उपकरणों के अतिरिक्त यहीं की खुदाई से झोपड़ियों के भी प्रमाण मिलते हैं। कुछ हाथ के बने हुए मिट्टी के बर्तन भी प्राप्त हुए हैं। आगे चौपानी मांडो के मध्य पाषाणिक उपकरणों का काल 17,000 से 7,000 ईसा पूर्व के मध्य निर्धारित किया गया है। आगे चौपानी मांडो के अतिरिक्त इलाहाबाद जिले के अन्य प्रसिद्ध पुरास्थल जमुनीपुर फूलपुर तहसील में है। जमुनीपुर, आगे कूड़ा बिछिया भीखपुर, ठीक है, भीखपुर तथा महरूढ़ी यानी कोराव तहसील है, जहाँ से दोस्तों मध्य पाषाण युग के उपकरण प्रकाश में आए हैं। प्रतापगढ़ जिले में स्थित सराय नाहर राय महदहा तथा दमदमा नामक मध्य पाषाणिक पुरास्थलों का उत्खनन भी इलाहाबाद विश्वविद्यालय के प्राचीन इतिहास विभाग के भूतपूर्व अथवा जी.आर. शर्मा भूतपूर्व क्या पढ़ रहे हैं, क्षमा करिएगा, भूतपूर्व अध्यक्ष, ठीक है, इतिहास विभाग के भूतपूर्व अध्यक्ष जी.आर. शर्मा तथा उनके सहयोगियों आर.के. वर्मा एवं बी.डी. मिश्र के द्वारा करवाया गया। सराय नाहर राय के लघु पाषाणोपकरण कुंठित ब्लेड, स्क्रैपर, चांद्रिक, बेधक, समबाहु एवं विषमबाहु त्रिभुज आदि हैं। आगे देख लेते हैं, आदि हैं जिनके निर्माण में चट, चालसीडनी, एगेट, जैस्पर आदि पत्थरों का प्रयोग किया गया है। कुछ अस्थि तथा सिंह निर्मित उपकरण भी मिलते हैं। उपकरणों के अतिरिक्त यहाँ की खुदाई में 14 समाधान तथा 8 गर्त चूल्हे भी प्राप्त हुए हैं। आगे समाधानों से तत्कालीन मृतक संस्कार विधि पर प्रकाश पड़ता है। समाधिसत शवों का सिर पश्चिम तथा पैर पूर्व की ओर है। लगे उनके तत्कालीन मृतक संस्कार विधि पर प्रकाश पड़ता है। समाधिसत शवों का सिर पश्चिम तथा पैर पूर्व की ओर है। उनके साथ लघु उपकरण भी रखे गए हैं। यहाँ तक हम लोग पढ़ लिए थे, ठीक है। चूल्हों से पशुओं की अध जली हड्डियाँ भी मिलती हैं। इससे लगता है कि इनका उपयोग मांस भूनने के लिए किया जाता था, ठीक है। आगे देख लेते हैं दोस्तों। महदहा की खुदाई 1978 से 1980 ईस्वी के बीच की गई। यहाँ से भी लघु उपकरण के अतिरिक्त आवास एवं समाधान तथा गर्त चूल्हे होते हैं। किसी समाधि में स्त्री पुरुष को साथ दफनाया गया है। समाधियों से पत्थर एवं हड्डी के उपकरण भी मिलते हैं। महदहा से सील लोढ़े हथौड़े के टुकड़े आदि भी प्राप्त होते हैं। इससे लगता है कि लोग घास के दोनों को, क्षमा करिएगा दोस्तों, क्या नींद आ रहा है, क्या पढ़ रहे हैं हम। इससे लगता है कि लोग घास के दानों को पीस कर खाने के काम में लाते थे, ठीक है। आगे देख लेते हैं दोस्तों। आगे है महदहा से 5 किलोमीटर उत्तर पश्चिम की ओर दमदमा पट्टी तहसील का पूरा स्थल बसा हुआ है, ठीक है। आगे 1982 ईस्वी से 1987 ईस्वी तक यहाँ उत्खनन कार्य किया गया। यहाँ से ब्लेड, फलक, ब्यूरीन, छिद्रक, चांद्रिक आदि बहुत से लघु पाषाणोपकरण मिले हैं, जिनका निर्माण क्वार्टजाइट, चट, चालिसडी, एगेट, कार्नेलियन आदि बहुमूल्य पत्थरों से हुआ है। हड्डी तथा
क्या पढ़ रहे हैं दोस्त, आज मुझे दिल से माफ़ करिएगा। हड्डी तथा सिंह के उपकरण एवं आभूषण भी मिले हैं। इनके साथ साथ 41 मानव समाधान तथा कुछ गर्त चूल्हे प्रकाश में आए हैं। विभिन्न पशुओं जैसे भेड़, बकरी, गाय, बैल, भैंस, हाथी, गैंडा, चीतल, बारहसिंगा, सुअर आदि की हड्डियां भी प्राप्त होती है। ठीक है, आगे देखते हैं। प्राप्त होती है आगे कुछ पक्षियों, मछलियों, कछुए आदि की हड्डियां भी मिलती हैं। ठीक है, आगे इनसे स्पष्ट है कि इस सील लोढ़े हथौड़े आदि के हजार ईसा पूर्व के बीच बताया गया है। आगे दोस्तों बताया गया है, आगे हम लोग अपने से देखेंगे। बताए आगे दमदमा के अवशेषों का ज्ञान 10,000 से 4,000 ईसा पूर्व के बीच बताया गया है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों क्या पढ़ रहे थे, के बीच बताया गया है, यहाँ तक पढ़े थे ना। आगे सराय नाहर, राय, महदहा एवं दमदमा के मध्य पाषाणिक स्थल इलाहाबाद विश्वविद्यालय के प्राचीन इतिहास विभाग की महत्वपूर्ण खोज है। आगे मध्य पाषाण काल मानवों का जीवन पूर्व पाषाण काल के मनुष्यों की अपेक्षा कुछ भिन्न था। यद्यपि अब भी वे अधिकांशतः शिकार पर ही निर्भर करते थे। ठीक है, आगे देख लेते हैं। शिकार पर ही निर्भर करते थे ना। आगे शिकार पर ही निर्भर करते थे। क्षमा करिएगा दोस्तों, मेरा आँख झपक गया था और हम सो चुके थे। ठीक है, अब चाहे 2 सेकंड चाहे 10 सेकंड कितना सोए हमें नहीं पता। आगे देखते हैं, निर्भर करते थे। आगे तथापि इस काल के लोग गाय, बैल, भेड़, बकरी, जंगली घोड़े तथा भैंसे आदि का शिकार करने लगे थे। उन्होंने थोड़ी बहुत कृषि करना भी सीख लिया था। ठीक है, मध्य पाषाण काल में अपने अस्तित्व के अंतिम चरण तक वे बर्तनों का निर्माण करना भी सीख गए थे। पशुओं से धीरे धीरे उनका परिचय बढ़ रहा था। सराय नाहर, राय तथा महदहा की समाधियों से इस काल के लोगों की अंत्येष्टि संस्कार विधि के विषय में कुछ जानकारी मिलती है। आगे ज्ञात होता है कि ये अपने मृतकों को समाधियों में गाड़ते। एक सेकंड दोस्तों, मोटर वाहन था, क्षमा करिएगा दोस्तों, बहुत ज़्यादा आज नींद आ रही है। ठीक है, इस वजह से कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे हैं। क्षमा करिएगा, अगर थोड़ा बहुत त्रुटि होगा तो उसको आप लोग आज एडजस्ट कर लीजिएगा। ठीक है, आगे ज्ञात होता है कि ये आप अपने मृतकों को समाधियों में गाड़ते थे तथा उनके साथ खाद्य सामग्रियां, औजार, हथियार भी रख देते थे। संभवतः यह किसी प्रकार के लोकोत्तर जीवन में विश्वास का सूचक था। ठीक है, आगे हम लोग पढ़ेंगे उत्तर तथा नवपाषाण काल। आइए इसको पढ़ते हैं और कोशिश करेंगे कि आँख ना झपके। विश्व के अन्य भागों में नवपाषाण काल का प्रारंभ ईसा पूर्व 9000 में हुआ, किंतु भारत में नवपाषाणकालीन सभ्यता का प्रारंभ ईसा पूर्व 4000 के लगभग हुआ। भारतीय उपमहाद्वीप में प्राचीनतम नवपाषाणिक बस्ती मेहरगढ़ पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में स्थित है, जिसकी तिथि ईसा पूर्व 7000 मानी जाती है। ईसा पूर्व 5000 के पूर्व यहाँ के लोग मृद भांड का प्रयोग करना नहीं जानते थे। उत्खनन में यहाँ से कच्चे मकान, पत्थर के कटोरे, सान पत्थर तथा पालतू जानवरों की अस्थियां मिलती हैं। मेहरगढ़ का दूसरा स्तर ताम्रपाषाण काल से संबंधित है। इस काल के लोग तांबे के प्रयोग से परिचित थे। ये मिट्टी के बर्तन बनाते थे। मध्य भारत के साथ साथ ईरान तथा अफगानिस्तान से उनका संपर्क था। वे गेहूँ, जौ तथा कपास की खेती करते थे। ठीक है, आगे तथा अपने मकान कच्ची ईंटों एवं घास फूस की सहायता से बनाते थे। उनका जीवन अन्य लोगों की अपेक्षा अधिक उन्नत था। आगे देख लेते हैं। भारत में नवपाषाणकालीन संस्कृति के जो अवशेष मिले हैं, उनके आधार पर इसे 6 भागों में विभाजित किया है।
पहला उत्तरी भारत, विंध्य क्षेत्र, दक्षिण भारत, मध्य गंगा घाटी, मध्य पूर्वी क्षेत्र तथा पूर्वोत्तर भारत। इन क्षेत्रों से अनेक नवपाषाणिक पुरास्थल प्रकाश में आए हैं। इस काल की प्रमुख विशेषता कृषि तथा पशुपालन का प्रारंभ एवं पॉलिशदार पाषाण उपकरणों, विशेषकर कुल्हाड़ियों का निर्माण है। मानव सभ्यता के इतिहास में कृषि के प्रारंभ को एक क्रांति के रूप में देखा गया है। विल डुरेंट के शब्दों में समस्त मानव इतिहास एक प्रकार से दो क्रांतियों पर आधारित है। नवपाषाणकालीन आखेट से कृषि में संचरण तथा आधुनिक कृषि से उद्योग में संचरण। ठीक है, नवपाषाणकालीन आखेट में कृषि में संचरण तथा दूसरा क्या है, आधुनिक कृषि से उद्योग में संचरण। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे उत्तर भारत की नवपाषाणिक संस्कृति के अंतर्गत कश्मीर प्रांत के पुरास्थलों का उल्लेख किया जा सकता है। इनमें बुर्ज होम तथा गुफ कराल विशेष महत्व के हैं। बुर्ज होम नामक पुरास्थल की खोज 1935 ईस्वी में डी टेरा तथा पीटरसन ने की थी। 1960 से 1964 ईस्वी के बीच भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की ओर से इस स्थान की खुदाई करवाई गई। आगे गुफकराल नामक स्थान की खुदाई 1981 ईस्वी में AK शर्मा ने करवाई थी। ठीक है, आगे यहाँ के उपकरणों में ट्रैप पत्थर पर बनी हुई कुल्हाड़ी, बंसुली, खुरपी, छेनी, कुदाल, गदा शीर्ष, बेधक आदि हैं। पत्थर के अतिरिक्त हड्डी के बने हुए उपकरण भी यहाँ से मिलते हैं। इनमें पॉलिशदार बेधकों की संख्या अधिक है। ठीक है, अधिक है। भेड़, बकरी आदि जानवरों की हड्डियाँ तथा मिट्टी के बर्तन भी खुदाई से प्राप्त होते हैं। जौ, गेहूं, मटर, मसूर आदि अनाजों के दाने मिलते हैं। बुर्ज होम की खुदाई से गड्ढे क्या है, एक सेकेंड, बुर्ज होम की खुदाई से गढ़ वाले घरों के अवशेष मिले हैं। ठीक है, बहुत छोटा है दोस्तों। गढ़ वाले घरों के अवशेष मिले हैं। ठीक है, आगे समाधान के जो उदाहरण मिलते हैं उनसे पता चलता है कि मनुष्य के साथ साथ पालतू कुत्ते को भी दफनाने की प्रथा प्रचलित थी। इस प्रकार की प्रथा नवपाषाण काल में भारत में कहीं और प्रचलित नहीं थी। गुफकराल से अन्य उपकरणों के साथ साथ सिलबट्टे तथा हड्डी की बनी सुइयां भी मिलती हैं। ठीक है, आगे इनसे सूचित होता है कि अनाज पीसने तथा वस्त्र सीने की विधि से भी उस काल के लोग परिचित थे। यहाँ से प्राप्त बर्तनों में घड़े, कटोरे, थाली, तस्तरी आदि का उल्लेख किया जा सकता है। इनका निर्माण चौक तथा हाथ दोनों से किया गया है। आगे दोस्तों किया गया है। आगे है विंध्य क्षेत्र के प्रमुख नवपाषाणकालीन पुरास्थल इलाहाबाद जिले में बेलन सरिता के तट पर स्थित कोल्डीहवा, महगढ़ा तथा पंचोह है। यहाँ विश्वविद्यालय के प्राचीन इतिहास विभाग द्वारा खुदाइयाँ करवाई गई हैं। कोल्डीहवा से नवपाषाण काल के साथ साथ ताम्र तथा लौहकालीन संस्कृति के अवशेष भी मिलते हैं। आगे महगढ़ा तथा पंचोह से केवल नवपाषाणकालीन अवशेष ही प्राप्त हुए हैं। यहाँ के उपकरणों में गोल सामंतांत वाली पत्थर की कुल्हाड़ियों की संख्या ही अधिक है। अन्य उपकरण हथौड़े, छेनी, बसुली आदि हैं। स्तंभ गाड़ने के गड्ढे वहाँ था ना दोस्तों जहाँ ऊपर हम पढ़े थे। ठीक है, एक सेकेंड, स्तंभ गाड़ने के गड्ढे, इससे पहले ये हम इंडिकेट कर दे रहे हैं। ये दोस्तों यहाँ गड्ढे पढ़ रहे थे ना, खुदाई से गड्ढे। ठीक, आगे देख लेते हैं। एक सेकेंड, कहाँ पे थे हम? यही है ना दोस्तों, इस बुक में एक बार लाइन छूट जाता है तो थोड़ा दिक्कत होता है, क्योंकि बहुत बड़ा बुक है ना, तो इस वजह से थोड़ा। यहाँ थे दोस्तों हम लोग। ठीक है, स्तंभ गाड़ने के गड्ढे मिले हैं, यहाँ से थे। आगे जिनसे लगता है कि इस काल के लोग लकड़ी के खंभों को ज़मीन में गाड़कर अपने रहने के लिए गोलाकार झोपड़ियाँ बनाते थे। हाथ से बनाए गए विभिन्न आकार प्रकार के मिट्टी के बर्तन मिलते हैं। यहाँ का एक विशिष्ट बर्तन रस्सी छाप है। ठीक है, इसकी बाहरी सतह
इसकी बाहरी सतह पर रस्सी की छाप लगाई गई है। इसके अलावे खुरदुरे तथा चमकीले बर्तन भी मिले हैं। बर्तनों में कटोरे, तस्तरी, घड़े आदि हैं। आगे कुछ बर्तनों के ऊपर अलंकरण भी मिलता है। पशुओं में भेड़, बकरी, सूअर, हिरण की हड्डियां मिलती हैं। इससे स्पष्ट है कि इन जानवरों को पाला जाता अथवा शिकार किया जाता था। ठीक है, आगे है कोल्डिहवा के उत्खनन की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि यह है कि यहाँ से धान की खेती किए जाने का प्राचीनतम प्रमाण 60,000 ईसा पूर्व से 6,000 ईसा पूर्व प्राप्त होता है। मिट्टी के बर्तनों के ठीकरों पर धान के दाने तथा भूसी एवं पुआल के अवशेष चिपके हुए मिलते हैं। इनसे सूचित होता है कि व्यापक रूप से धान की खेती की जाती थी। अनाज रखने के लिए उपयोगी घड़े तथा मटके भी कोल्डिहवा एवं महगड़ा से मिलते हैं। आगे दोस्तों, आगे है मध्य गंगा घाटी का सबसे महत्वपूर्ण नवपाषाणकालीन पूरा स्थल चिरांड यानी बिहार के छपरा जिले में स्थित है। चिरांड है। यहाँ उत्खनन के फलस्वरूप ताम्र पाषाण युग के साथ साथ नवपाषाण युगीन संस्कृति के अवशेष भी मिलते हैं। यहाँ के उपकरणों में पॉलिशदार पत्थर की कुल्हाड़ी, सिलबट्टे, हथौड़े तथा हड्डी और सींग के बने हुए छेनी, बरसा, बाड़, कुदाल, सुई, चूड़ी आदि का उल्लेख किया जा सकता है। आगे घड़े, कटोरे, टोंटी वाले बर्तन, तसले आदि मृद भांड यहाँ से प्राप्त हुए हैं। ज्ञात होता है कि यहाँ के लोग अपने निवास के लिए बांस बल्ली की झोपड़ियाँ बनाते थे तथा धान, मसूर, मूंग, गेहूँ, जौ आदि की खेती करना चाहते थे। आगे दोस्तों, गाय, बैल, हाथी, बारहसिंघा, हिरण, गैंडा आदि पशुओं से उनका परिचित था। ठीक है, पशुओं से उनका क्या था दोस्तों? परिचित था। कुछ हड्डियाँ प्राप्त होती हैं बिहार के, आइए देख लेते हैं। बिहार के सिंहभूमि जिले में स्थित बरूडीह तथा उड़ीसा के मयूरभंज जिले में स्थित कुचाई भी नवपाषाण युगीन पूरा स्थल है। ठीक है, आगे जहाँ से पॉलिशदार प्रस्तर कुल्हाड़ियाँ प्राप्त की गई हैं। कुदाल, छेनी, बसुली, लोढ़ा आदि भी पाए गए हैं। ठीक है, लोढ़ा आदि भी पाए गए हैं। आगे बरूडीह से स्लेटी तथा काले रंग के मृद भांड भी प्रकाश में आए हैं। असम की पहाड़ियों तथा मेघालय की गारो पहाड़ियों से भी नवपाषाण युगीन प्रस्तर उपकरण प्राप्त किए गए हैं। ठीक है, आगे इनमें कुल्हाड़ी, हथौड़े, सील लोड़े, मूसल आदि प्रमुख रूप से उल्लेखनीय है। आगे हाथ तथा चौक पर तैयार किए गए मिट्टी के बर्तनों के टुकड़े भी यहाँ मिलते हैं। आगे विंध्य तथा गंगा घाटी की नवपाषाणिक संस्कृतियों में कुछ विशेषताएं दिखाई देती है जो भौगोलिक परिस्थितियों का परिणाम है। आगे दोस्तों, परिणाम है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। ठीक, आगे विंध्य क्षेत्र में शैलाश्रय पहाड़ आदि थे, जबकि गंगा घाटी में समतल मैदान थे। ये दलदल झीलों में परिवर्तित हो रहे थे। अतः गंगा घाटी में मानव ने घास फूस के घर बनाए, कृषि करना प्रारंभ किया तथा पत्थर के साथ साथ हड्डी तथा सींग के उपकरण, मिट्टी के बर्तन आदि बनाए। ठीक है, मिट्टी के बर्तन आदि बनाए। आगे देख लेते हैं, एक सेकंड दोस्तों। मिट्टी के बर्तन आदि बनाए, आगे देख लेते हैं हम लोग। आगे दोस्तों, बर्तन आदि बनाए। गंगा घाटी में पाषाणोपकरण छोटे छोटे हैं। विद्वानों का विचार है कि बरसात के बाद लोग गंगा घाटी में आते थे। ठीक है, गंगा घाटी में आते थे। एक सेकंड दोस्तों। तथा बरसात के दिनों में विंध्य के शैलाश्रयों में लौट जाते थे।
आगे इसे ऋतुजन्य प्रव्रजन की संज्ञा दी गई है। ठीक है, थोड़ा बहुत त्रुटि हुआ है उसके लिए क्षमा करिएगा, यहीं सुधार कर दे रहे हैं। ठीक है, इसे ऋतुजन्य प्रव्रजन की संज्ञा दी गई है। विंध्य क्षेत्र के शैलाश्रयों में चित्रकारियाँ मिलती हैं जो गंगा घाटी में नहीं है। आगे गंगा घाटी के जीवन में एक अनुक्रम दिखाई देता है। यहाँ पाषाण काल के पश्चात ताम्र पाषाण, फिर लौह काल विकसित होता दिखाई देता है। द्वितीय नागरीय क्रांति यहाँ यहीं मिलती है। निश्चितः आवास चिकने मिट्टी के बर्तन, आगे पाषाण के साथ साथ हड्डी तथा हाथी दांत के उपकरण भी मिलते हैं, जिनका विंध्य क्षेत्र में अभाव अथवा अत्यल्पता है। ठीक है, मतलब बहुत ही ज़्यादा कमी है। आगे विस्तृत पैमाने में खेती तथा पशुपालन के साक्ष्य यहाँ मिलते हैं। विंध्य क्षेत्र की मिट्टी बलुई तथा गंगा घाटी की जलोढ़ है, जिसमें खेती अच्छी होती है। ठीक है, आगे विंध्य क्षेत्र में विशालकाय पशु मिलते हैं। इसके विपरीत गंगा घाटी में लघुकाय पालतू पशुओं की संख्या अधिक है। विंध्य क्षेत्र से गंगा घाटी में आवागमन मुख्यतः सासाराम की पहाड़ियों से होता है। ठीक है, सासाराम लिखा है जबकि सासाराम की पहाड़ियों से होता है। ठीक है, आगे देखते हैं दोस्तों, चलिए आगे देख लेते हैं। आगे है उत्तरी भारत के ही समान दक्षिणी भारत के कर्नाटक, आंध्र प्रदेश तथा तमिलनाडु से भी नवपाषाण काल के कई पुरास्थल प्रकाश में आए हैं, जहाँ की खुदाइयों से इस काल के अनेक उपकरण, मृदभांड आदि प्राप्त किए गए हैं। ठीक है, आगे एक सेकंड दोस्तों। आगे दोस्तों, कर्नाटक में स्थित प्रमुख पुरास्थल मॉस्की, ब्रह्मगिरी, संगनकल्लू, हल्लूर, कोडेकल, टी नरसीपुर, पिकलीहल, तेक्कलकोट। ठीक है, तेक्कलकोट है। आंध्र प्रदेश के पुरास्थल नागार्जुनीकोंड, उतनूर, फलवाय एवं सिंगनपल्ली है। आगे पयमपल्ली तमिलनाडु का प्रमुख पुरास्थल है। आगे ये सभी कृष्णा तथा कावेरी नदियों की घाटियों में बसे हुए हैं। इन स्थानों से पॉलिशदार प्रस्तर, कुल्हाड़ियाँ, स्लेटी या काले रंग के मिट्टी का बर्तन तथा हड्डी के बने हुए कुछ उपकरण प्राप्त होते हैं। इस काल के निवासी कृषि तथा पशुपालन से पूर्णतया परिचित थे। मिट्टी तथा सरकंडे की सहायता से वे अपने निवास के लिए गोलाकार अथवा चौकोर घर बनाते थे। हाथ तथा चौक दोनों से वे बर्तन तैयार करते थे। कुछ बर्तनों पर चित्रकारी भी की जाती थी। खुदाई में घड़े, तस्तरी, कटोरे आदि मिले हैं। कुथली, रांगी, चना, मूंग आदि अनाजों का उत्पादन किया जाता था। गाय, बैल, भेड़, बकरी, भैंस, सूअर उनके प्रमुख पालतू जानवर हैं। किनके? हिंदू धर्म के। हम क्या पढ़ रहे हैं? ये भगवान हमें माफ़ करिएगा। ठीक है, हमारा चित्त पावन सही नहीं चल रहा है, दिन दशा भी ख़राब चल रहा है दोस्तों। नींद की वजह से हम कुछ भी बड़बड़ा रहे हैं, मुझे माफ़ कर दीजिएगा दोस्तों। कहाँ थे भाई हम? कुछ बर्तनों में चित्रकारी भी की जाती थी, यहाँ तक तो पढ़ चुके थे, यहाँ तक याददाश्त है। आगे खुदाई में घड़े, तस्तरी, कटोरे आदि मिले हैं। आगे कुथली, रांगी ये भी पढ़ चुके हैं। चना, मूंग आदि अनाजों का उत्पादन किया गया। आगे गाय, बैल, भेड़, बकरी, भैंस, सूअर उनके प्रमुख पालतू पशु थे। ठीक है, आगे ये दोस्तों हम धर्म शायद बोल दिए ना, क्षमा करिएगा दोस्तों अगर ऐसा कुछ हुआ होगा। मुस्लिम धर्म, हिंदू धर्म जो भी अगर हम बोले हों उसके लिए मुझे क्षमा करिएगा। धर्म से संबंधित नहीं है, ये आपके नवपाषाण काल से संबंधित है। ठीक है, ये गाय, बैल, भेड़, बकरी, भैंस, सूअर उनके प्रमुख पालतू जानवर थे। ठीक है, वो लोग पाला करते थे। आगे दक्षिणी भारत के नवपाषाण युगीन सभ्यता की संभावित तिथि ईसा पूर्व 2500 से 1000 के लगभग निर्धारित की जाती है। ठीक है, आगे देख लेते हैं दोस्तों। और थोड़ा आगे नवपाषाणकालीन संस्कृति अपनी पूर्वगामी संस्कृतियों की अपेक्षा अधिक विकसित थी। इस काल का मानव न केवल खाद्य पदार्थों का उपभोक्ता ही था, वरन वह उनका उत्पादक भी बना। वह कृषि कर्म से पूर्णतया परिचित हो चुका था।
कृषि कर्म के साथ साथ पशुओं को मनुष्य ने पालना भी प्रारंभ कर दिया। गाय, बैल, भैंस, कुत्ता, घोड़ा, भेड़, बकरी आदि जानवरों से उनका परिचय बढ़ गया। मनुष्य ने अपने औजारों तथा हथियारों पर पॉलिश करना प्रारंभ कर दिया। ठीक है, आगे देखते हैं। पॉलिशदार पत्थर की कुल्हाड़ियाँ देश के विभिन्न भागों में बड़ी संख्या में मिलती है। इस काल के मनुष्यों का जीवन खानाबदोश अथवा घुमक्कड़ ना रहा। ठीक है, वो स्थिर हो गए। उसने एक निश्चित स्थान पर अपने घर बनाए तथा रहना प्रारंभ कर दिया। आगे है दोस्तों, कर्नाटक प्रांत के ब्रह्मगिरी तथा संगल कल्लू यानी बिल्लारी से प्राप्त नवपाषाण युगीन अवशेषों से पता चलता है कि वर्षों तक मनुष्य एक ही स्थान पर निवास करता था। इस काल के मनुष्य मिट्टी के बर्तन बनाते थे तथा अपने मृतकों को समाधियों में गाड़ते थे। अग्नि के प्रयोग से परिचित होने के कारण मनुष्य का जीवन अधिक सुरक्षित हो गया था। कुछ विद्वानों का अनुमान है कि इस युग के मनुष्य जानवरों की खालों को सीकर वस्त्र बनाना भी जानते थे। उत्तर पाषाणकालीन मानव ने चित्रकला के क्षेत्र में भी रुचि लेनी प्रारंभ कर दी थी। मध्य भारत की पर्वत कंदराओं से कुछ चित्रकारियाँ प्राप्त हुई हैं जो संभवतः इसी काल की हैं। ये चित्र शिकार से संबंधित है। इस काल के मनुष्य अपने बर्तनों को भी रंगते थे तथा उन पर चित्र बनाते थे। ठीक है, तो इस प्रकार से दोस्तों हमारा प्रागैतिहासिक संस्कृति यानी पाषाण काल समाप्त होता है। और दोस्तों जैसे कि मेरे को पता है आज के वीडियो में थोड़ा सा त्रुटि हो गया है क्योंकि आंख मेरी जो है बहुत तेज़ी से झपक जा रही थी। मैं सो जा रहा था दोस्तों वीडियो में पढ़ते पढ़ते, और मैं इस टॉपिक के संग कहीं और भी पहुंच जा रहा था, किसी और टॉपिक में भी। ठीक है, धर्मशास्त्र में भी पहुंच जा रहा था दोस्तों कि ये इस धर्म से संबंधित है, ये इस धर्म से संबंधित है। तो उसके लिए मुझे दिल से माफ़ करिएगा और थोड़ा सा आप लोग भी एडजस्ट कर लीजिएगा आज। ठीक है, कोशिश किया जाएगा नेक्स्ट वीडियो में कि और सुधार किया जाए। ठीक है, प्रयत्नशील है मानव दोस्तों, गलतियां तो मानव की प्रवृत्ति है और गलतियों को माफ़ करना ही सबसे बड़ा क्षमादान है। ठीक, तो चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल को अब तक जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, प्लीज़ वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाली वीडियोज़ आपको सही टाइम पर मिल सकें। और वीडियो को शेयर करना आप लोग मत भूलिएगा दोस्तों। ओके, और दोस्तों आप लोग कोशिश किया करिए कि जब आप लोग सुनते हैं, सुनकर पढ़ते हैं, तो एक बार उसको वीडियो को पॉज करके उसकी लाइन को भी अपने से पढ़ लिया करिए, फिर आराम से सुना करिए। इससे क्या होगा, जो त्रुटि अगर थोड़ा बहुत रहेगा तो आप लोग उसको भी समझ जाएंगे। ठीक, अदरवाइज़ अगर आपके पास समय नहीं है, पॉकेट डिक्शनरी है, तो भाई जहाँ तक संभव होता है तुरंत ही मैं उसको त्रुटि को सही शुद्ध करा देता हूँ। ठीक, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, गुड नाइट, टेक केयर, शुभ रात्रि दोस्तों। प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा और शेयर करना आप लोग मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय दोस्तों। खूब पढ़ते रहिए, खूब बढ़ते रहिए।